गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं फेम। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहां पर जो एलिसन रहती है वो प्रियांशी को कहती कि तुम क्यों नहीं आ जाती हो मेरे होटल में, हम यहाँ पे साथ में डिनर करेंगे। जब साथ में डिनर होना रहता है तो इंडियन टीम जितनी भी रहती है, जो इंडिया के जितने भी लोग होते हैं, वो लोग पैदी करके अपने अपनी फैमिली से मिलने के लिए चले जाते हैं। और जो फॉरेनर्स रहते हैं वो एक साथ मिलके वहां पे बैठते हैं, जिसमें प्रियांशी उन्हें कहते हैं कि अगर आपने शूटिंग नहीं देखी है तो आप आओ शूटिंग देखो। और फिर ये लोग रूम में जाते हैं और दोनों के बीच में उस दिन रोमांस होता है, पर वो एक सॉफ्ट रोमांस होता है जिसमें हगिंग, किसिंग, बस यही होता है। और वो लोग कुछ भी ज्यादा कुछ डीप में नहीं करते हैं। दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि जो श्रेया रहती है वो काफी ज्यादा गुस्से में रहती है और उसका गुस्से का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता है। तभी वो प्रियांशी को फोन लगाती है तो प्रियांशी उसे एडवाइस देती है कि देख, तू जो भी सोच रही है वो वैसा नहीं हो सकता, और जहां तक मैं भी सुनी को जानती हूँ वैसा नहीं है, लेकिन अभी तक वो समझा के कोई मतलब नहीं होगा, कोई भी चीज तेरे समझ में नहीं आएगा क्योंकि तेरा गुस्से का लेवल बहुत हाई है। दूसरी तरफ जो जूनी रहती है वो तो भाई क्या बोले, वो तो रोने धोने से उससे फुर्सत ही नहीं मिलती, या तक कि अम्मी अपनी बू का भी फोन नहीं उठाती है। दूसरी तरफ जो क्रिस्टीना होती है वो अपना मतलब बोट हाउस में रहते हैं, उन दोनों के बीच में साड़ी में बहुत अच्छा रोमांस होता है, दोनों एक दूसरे के साथ काफी क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और ये रात सबकी इसी तरीके से बीत जाती है। आगे मॉर्निंग का टाइम रहता है जहाँ पे क्रिस्टीना और जोया एक दूसरे की तरफ देखते हुए बहुत प्यार से उठते हैं और तभी जोया उसे बोलती है कि आज अब हमें घर जाना चाहिए, हमें फ्लाइट पकड़नी है। तो तभी वहां से क्रिस्टीना कहती है ऑल द ब्यूटीफुल प्लेसेस इन दिस कश्मीर हैज बीन कवर्ड। तो जोया कहती है कि नहीं, कश्मीर बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं है, हम सारी प्लेसेस तो कवर नहीं कर पाए, बट जहां तक हमें लगता है अब हमें जाना चाहिए क्योंकि थोड़ा सा काम है और मैंने यहाँ से हम दोनों की फ्लाइट्स ऑलरेडी बुक कर दी थी। तो क्रिस्टीना उसी तरफ बोलते यू ऑलरेडी बुक माई फ्लाइट ऑल्सो। तो वो कहती है यस, मैंने आपकी भी फ्लाइट बुक कर दी क्योंकि हम यहाँ से मुंबई जाएंगे और मुंबई से जाएंगे। तो क्रिस्टीना बोलती है ओके फाइन। तो ये दोनों यहाँ से उठते हैं, बहुत प्यार से तैयार होते हैं, अपने कपड़ों को कवर अप करते हैं, फेस मतलब क्या बोलते हैं, फ्रेश होते हैं। फिर वो बोट हाउस से बाहर निकल जाते हैं। वहां पे ऑलरेडी कैब उनका वेट कर रही रहती है और कैब से वो लोग यहाँ से डायरेक्ट जाते हैं वहां पर यहाँ से ये लोग डायरेक्ट जाते हैं श्रीनगर। श्रीनगर जाने के लिए भी उनको कम से कम 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं और 2 से ढाई घंटे भी लगते हैं। उसका रीजन ये रहता है कि लैंड स्लाइडिंग्स भी हो रही रहती है, प्रॉब्लम्स भी होती है, तो बहुत सारी चीजों के बाद वो फाइनली पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते हैं, फिर वो लोग अपने फ्लाइट्स को टेक ऑफ करने के लिए रेडी हो जाते हैं और फिर वो यहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि जो हमारी प्रियांशी रहती है वो सुबह उठती है, मॉर्निंग में एलिसन को बहुत प्यार से हग करती है, सलफ किस देती है और फिर वो वहीं पर फ्रेश होती है। और फ्रेश होने के बाद वो यहाँ से बोलती है कि अब मुझे जाना चाहिए। तो कहते हैं शूटिंग में जा रही हो या डायरेक्ट कहीं और जा रही हो। तो वो उसे बोलते हैं कि अब मैं इतना लेट हो चुकी हूँ कि मुझे डायरेक्ट शूटिंग में जाना पड़ेगा। तो यहाँ से वो शूटिंग के लिए चली जाती है और जब वो वहां पे जाती है बहुत अच्छी शूटिंग हो रही रहती है। तभी वहां पर जो प्रियांशु रहता है वो ये नोट करता है कि मतलब प्रियांशी की तो वही ड्रेस है जो उसने पहले ही पहनकर आई थी। तो ये सब चीजें नोटिस कर रहा रहता है प्रियांशु। तो प्रियांशु एकदम से प्रियांशी की तरफ आके बोलता है हाय। तो प्रियांशु उसी तरफ देख के बोलती है हेलो। तो बोलता है कल रात को तुम कहीं पे जाना भूल गई थी क्या, ये कल रात की ड्रेस ही पहन कर आई हो। तभी प्रियांशी उसकी तरफ देख के बोलती है व्हाट। तो वो बोलता है कि हाँ, तो तुम्हारी कल रात की ही ड्रेस है ना। तो प्रियांशी उसकी तरफ देख के बोलती है कल रात को तो मैं ये ड्रेस पहन के गई नहीं थी, मैं तो शूटिंग में कोई और ड्रेस पहन कर आई थी, फिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि ये ड्रेस मेरी है। तो कहते हैं ये ड्रेस तो वही ड्रेस है ना जो तुम रात को तैयार होकर हयात होटल में मिलने के लिए गई थी, तो सुबह जब आओगी तो ड्रेस तो चेंज होनी चाहिए ना। तभी प्रियांशु की ये बात सुन के प्रियांशु उसकी तरफ देख के बोलती है तो तुम मुझे फॉलो कर रहे हो आजकल। तो कहता है कि प्रियांशी तुम भूलो मत कि मैं प्रियांशु हूँ, प्रियांशु राघुवंशी। प्रियांशु राघुवंशी ना किसी से भी ना डरता नहीं है। तुम्हारी एलिसन ने जो मेरे ऊपर थप्पड़ मारा है ना उसका बदला तो मैं लेके रहूंगा, बस मुझे मौका चाहिए। जिस दिन मुझे मौका मिला ना उस दिन मैं तुम्हें और तुम्हारी एलिसन दोनों को डिस्ट्रॉय करूंगा, बस मुझे मौका नहीं मिल रहा है। तभी प्रियांशु इसकी स्माइल करते हुए बोलती है तुम कितना भी मेरे ऊपर मौका ढूंढने की कोशिश करो,
कुछ नहीं मिल पाएगा तुम्हें। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम ऐसी नीच हरकतें करने वालों में से हो। मैं नहीं डरती तुमसे। और ऐसे कह के वो उसे साइड में करती है और फिर वो वहां से जाती है वैनिटी वैन में। तब उसे ड्रेसेस दिए जाते हैं, वो जाकर चेंज करती है, फिर वो आती है। फिर उसका शूटिंग का सीन रहते हैं जहाँ पे उसकी फाइटिंग वाले सीन्स होते हैं, तो उसका मेकअप उस तरीके से स्टार्ट होने लगता है और वो इस तरीके से मेकअप करने लगती है। दूसरी तरफ जो आलिसन होती है वो फ्रेश होकर जाती है और वही वो लोग पूरी की पूरी टीम जो रहती है वहां से बैठ के, वो लोग एक बस रहती है, उस बस में बैठ के स्टेडियम पे जाते हैं, वहां पे प्रैक्टिसेस करना स्टार्ट कर देते हैं। सुबह से शाम तक सबकी प्रैक्टिसेस ऐसी निकल जाती है। श्रेया जो होती है, तब मॉर्निंग का टाइम जब श्रेया अपने ऑफिस जाती है तो वो काफी गुस्से में रहती है और वो अपने पीए की तरफ बोलती है कि मैंने तुम्हें टर्मिनेशन लेटर बोला था लाने के लिए, वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट का टर्मिनेशन करना था, वो अभी तक आया क्यों नहीं। उसी पीए कहती है ओके मैम जस्ट गिव मी 10 मिनट्स, वो तैयार है, बस उसका प्रिंट आउट निकलवा के ला रही हूँ। तो कहती कब से बोला है मैंने कि मुझे जूनी का टर्मिनेशन चाहिए कॉन्ट्रैक्ट, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या, मैं उस लड़की को देखना तक नहीं चाहती हूँ। तभी वो उससे बोलती है जी मैम मैं समझ गई हूँ, मैं भी बस करती हूँ, और ऐसे कह के वो चली जाती है। श्रेया जब अपने बहुत गुस्से के पैनिक में रहती है, उसे समझ में नहीं आ रहता है, उसे बहुत मतलब ऐसा लगता है कि वो क्या करे क्या नहीं करे, बहुत ज्यादा उलझनों में रहती है। तभी उसको एकदम से उसकी मॉम का कॉल आता है और उसकी जो मॉम रहती है वो उसे कॉल करती है। तभी वो अपनी मॉम की तरफ बोलती है हाँ अम्मा बोलो, आपने मुझे आज फाइनली आपको आपकी बेटी की याद आ गई। तभी उसकी मम्मी बोलती है कोई भी माँ अपने बच्चे को भूलती नहीं है, मैंने तुम्हें पंख दिए हैं उड़ने के लिए, बट अगर उस पंख से तुम मुझे ही मारोगी तो मैं इसकी भी इजाजत तो तुम्हें दूंगी नहीं। मैंने तुम्हें आजादी दी है कि तुम अलग घर में रह सकती हो, अपने बिजनेस पे पूरी तरीके से फोकस कर सकती हो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी ही माँ की ममता के ऊपर उंगली उठाओ और ये कहो कि तुम्हें मेरी याद आती है कि नहीं। मुझे तो हर दिन नहीं गुजरता जहाँ मुझे तुम्हारी याद नहीं आती है, पर क्या तुम्हें अपनी माँ की याद आती है? कभी तुमने कॉल किया अपनी माँ को? वो धीरे से बोलती है सॉरी मम्मा, वो मैं थोड़ा सा गुस्से में थी, प्रॉब्लम्स में थी, तो मैंने आपके साथ थोड़ी बदतमीजी में बात कर ली। तभी वहां से श्रेया की मॉम कहती हैं ये गुस्ताखी की इजाजत मैंने तुम्हें नहीं दी है कि तुम मेरे साथ किसी भी तरीके से बात करो। तुम्हें यहाँ तक लाने वाली और तुम्हें एक अच्छी परवरिश देने वाली तुम्हारी माँ ही है। तुम जो आज जो कुछ भी बनी हो ना, ये मत भूलना कि अपनी माँ के दम पे बनी हो, और अपनी माँ को नीचा दिखाने की कोशिश मत करना। पता नहीं तुम्हें शायद तक घमंड बड़ा चढ़ गया है अपनी प्रॉपर्टी और अपनी ये पलाश वगैरह की ये सब चीजों को लेकर चलने का, लेकिन याद रखो ये जो पलाश है ना, ये सब हम जैसे लोगों से ही मिलके बनता है। तुम्हारा पलाश तुम्हारी एम्प्लॉयज से मिलके बना है, तुम्हारा पलाश तुम्हारे माँ बाप की मेहनत से मिलके बना है, तुम्हारा पलाश तो आज जो तुम इतना नाम लेती हो ये सब लोगों की मेहनत से बना है, अकेले तुम्हारे दम पे नहीं बना है। तुम अकेली इंसान कुछ नहीं कर सकती हो, तो ये बात ध्यान रखो। ये सारी बातें सुनकर उसे एकदम से जूनी की याद आ जाती कि हाँ जूने भी कहा था कि जो आप इतना पलाश करती हो वो एक्चुअली में हम जैसे एम्प्लॉयज, हम जैसे मॉडलर्स की वजह से बना हुआ है, वरना आपने अकेले कुछ नहीं किया है। तभी वो कहती है कि जी मम्मा, वो अपने मम्मी से आर्ग्यू तो कर नहीं सकती थी क्योंकि अगर वो शेरनी है तो उसकी माँ तो सवा शेरनी है, क्योंकि उसको पैदा तो उन्होंने नहीं किया। तो वो चुप हो जाती है और अपना सर नीचे झुकाते हुए बोलती है कि जी मम्मा। तो वो बोलती हैं कि पता चला मुझे पलाश के साथ इस इंसिडेंट में क्या हुआ है, तो मैं समझ सकती हूँ कि तुम कितनी टेंशन में होगी और क्या चल रहा है तुम्हारे साथ। तो क्या सोचा है तुमने? कुछ सोल्यूशन तो ढूंढा ही होगा। तो अपनी मॉम की तरफ देख के बोलती है मैंने उस मॉडल को निकालने के लिए सोचा है, और उस मॉडल ने जो गंदी हरकतें करी है, मैं मेक श्योर कि उसको कहीं पर भी कुछ मॉडलिंग ना मिले, उसको ये सब नहीं करना चाहिए था। तभी वो अपनी बेटी की बात सुनकर उनकी माँ कहती है बहुत बढ़िया काम किया तुमने, बहुत बढ़िया, यही उम्मीद थी मुझे तुमसे। तो कहती मॉम आप मुझको टॉन्ट मारना बंद करोगी, मैं वैसी इतनी टेंशन में हूँ, अगर आपको कुछ एडवाइस देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो, मैं उलझी हुई हूँ। तभी उसकी मम्मी कहती हैं कि जब तुमने अपनी माँ को अपना माना होता तो तुम खुद आके उनसे एडवाइस लेती,
तुम जो इतनी बड़ी बिजनेस वूमन बनी हो, उसे बनाने के पीछे तुम्हारी माँ का हाथ है, क्योंकि तुम्हारी माँ तुमसे भी बड़ी बिजनेस वूमन है। ये बात तुम नहीं जानती हो? तो कहती है, माँ आपने ये बिजनेस ये सब देखना बंद कर दिया है, तो अब मैं आपसे क्या एडवाइस दूं? अच्छा, तुम्हें पता है शेरनी अगर शिकार करना बंद कर देती है, इसका मतलब ये नहीं रहता है कि वो कमजोर हो गई है। उसे हर तरीके के शिकार करने के पैतरे पता होता है। तुम जो ये उस लड़की को मॉडल को निकाल के अपने पलाश की रेपुटेशन बचाने की कोशिश कर रही हो, उससे क्या हो जाएगा? जो जो चीज थी वो तो खत्म ही हो जाएगी। पर क्या तुम्हें लगता है उस मॉडल ने ये सब चीजें की होगी? तभी श्रेया अपनी मॉम की तरफ देख के बोलती है कि हाँ उसी ने किया है, उसके ये सब निकला है। तो कहती है कि यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारे और मुझ में फर्क में। तुम फैक्ट्स एंड फिगर्स पे ध्यान देती हो और मैं फैक्ट्स एंड फिगर के इनसाइड क्या चल रहा है वो जानने की कोशिश करती हूँ। तुमने तुमने ऊपर ऊपर से देखा और तुम्हें वो चीज सच्ची लगने लग गई, लेकिन तुमने गहराई के अंदर जाकर नहीं किया होगा। हर किसी इंसान की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। अगर उसने वो हरकत भी करी है, मेरे को नहीं पता उसने की है या नहीं करी है, तुम्हें ये फाइंड आउट करना चाहिए था कि ऐसी क्या कमी रह गई कि उसे वो हरकत करनी पड़ी है। उसका रीजन ये कि अगर उसे एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था और उसने ये हरकत करके तुम्हारी पैसे के लिए उसने ये हरकत करी है, या उसे टॉप पोजीशन चाहिए थी, उसे क्या चाहिए था, कुछ तो उसकी लाइफ में कमी हुई होगी ना जिसकी वजह से उसने वो हरकत करी है। तुम्हें वो चीज फाइंड आउट करनी चाहिए थी। जब तुम वो फाइंड आउट कर देती तब तुम्हें एक्चुअल प्रॉब्लम पता चलती और उस प्रॉब्लम्स का तुम करती। आज ये इंसिडेंट हो गया, आज तुम अंदर गहराई तक उस गहराई को जानने की कोशिश नहीं करोगी, ऊपर ऊपर का जो काम कर लोगी। आज नहीं तो कल एक और बार ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम होगी। हो सकता है कि तुम्हारे कुछ तौर तरीकों में गलती हो, या हो सकता है कि कोई तुम्हारा एनिमी इन सब चीजों के जो फ्लॉज है तुम्हारी कंपनी में, जो ऐसे होल्स बने हुए, मोल्स बने हुए, उसका फायदा उठा के वो ले रहा हो। तुमने जानने की कोशिश ही नहीं करनी है ना। तुम्हें तो बस ऊपर ऊपर का देखना है। एक बात याद रखो, जब घर की सफाई होती है ना, तो घर के हर एक कोने की सफाई की जाती है। अगर तुम घर के सिर्फ ऊपर ऊपर की सफाई कर दोगी और थोड़े दिन के बाद फिर आओगी और बोलोगी यार मैंने सफाई तो कर दी थी, यहाँ पर जाले क्यों दिख रहे हैं? क्या तुमने वो कबर्ड को हटा के वहां से क्लीन करने की कोशिश करी थी? हर चीज की ना डीप क्लीनिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है श्रेया, और यही मैं तुम्हें बता रही हूँ। जो हो गया उसको तुम नहीं बदल सकती हो, लेकिन क्यों हुआ है, क्या वजह है, ये तो जान सकती हो ना। तो जानने की कोशिश करी तुमने? श्रेया बोलती है मैंने मम्मी पता किया, वो मुझे पता चला उसी ने किया है। तो कहती क्यों किया है, वजह जानती हो? तो कहती जेलसी। तो कहती किससे? टॉप मॉडल होने के बाद वो जेलसी करेगी? हाँ क्यों? अक्सर जेलसी वो लोग दिखाते हैं जिनके पास खुद कुछ नहीं होता है। आई थिंक श्रेया यू हैव टू फाइंड आउट योर वे। उतनी देर में नॉक नॉक होती है और वो अपनी मॉम से बोलते हैं कि अम्मी मैं बाद में बात करती हूँ, और वो अपना फोन रख देती है। तभी वहां से श्रेया के सामने जो पीए रहती है वो पूरे पेपर्स रख देती है और पेन रख देती है और बोलती है कि मैम आप साइन कर दीजिएगा और फिर मैं एक लीगली नोटिस भेज दूंगी जूनी के घर पे, जिससे उसको पूरा चीजें मिल जाएगी कि टर्मिनेशन हो गया है। जोया श्रेया ये बात सुनती है अपने पीए की और बोलती है ठीक है। थोड़ी देर के बाद अपनी मॉम की बातें सबकी उसके दिमाग में इतनी चल रही रहती है कि उसको समझ में नहीं आता। वो बार बार पेन लेकर उस पेपर पे साइन करने के लिए बैठी रहती है, लेकिन वो साइन भी नहीं करती। उसका दिमाग में कुछ सवाल चल रहे रहते हैं कि अक्सर ये काम वो करता है जिन्हें किस चीज की प्रॉब्लम होती हो। तो वहीं वो पेन छोड़ देती है और कुछ नहीं करती और थोड़ा सा अपना माइंड फ्रेश करने के लिए वो यहाँ से निकल जाती है। जैसे वो यहाँ से निकलती है माइंड फ्रेश करने के लिए, तो वो एक वहां पर बहुत प्यारा सा एक रेस्टोरेंट रहता है, कैफेटेरिया रहता है, वो वहां पर जाके बैठी रहती है और वहां से उनको एक एकदम जो ब्लैक कॉफी होती है, डार्क ब्लैक कॉफी मंगाती है। डार्क ब्लैक कॉफी थोड़ी देर में आने ही वाली रहती है। उतनी देर में वो जैसी टर्न होती है तो वहां पर वो देखती है कि जो अनामिका है, अनामिका वहां पे राजीव मल्होत्रा के साथ बैठ के हंसते खिलखिलाते बात कर रही है, और राजीव मल्होत्रा उसको एक पैकेट देता है जिस पैकेट में कुछ रहता है, जो पैकेट मतलब एनवलप कवर रहता है इस तरीके का, वो देता है और वो उसे हंसते खिलखिलाते बोलती है। और ये तो यहाँ पर जो अनामिका की ये हरकत को देखकर श्रेया को अच्छा नहीं लगता है, और श्रेया उसको जो अनामिका होती है वो राजीव के साथ बहुत प्यार से बात कर रही रहती है।
ये सब चीजें वो देखकर थोड़ा सा डिस्टर्ब होती है, फिर वो अपना इग्नोर करती है। फिर वहां से जैसी वो वहां पर जाती है और वो बहुत मतलब एक गेस्चर से देख के समझ में आता है कि इन दोनों के बीच में काफी अच्छी दोस्ती है। बट दोस्ती अपनी जगह होनी चाहिए, लेकिन उनका गेस्चर ये भी बता रहा था कि जैसे कि उसने उसके लिए काम किया और उसके लिए वो पैकेट में क्या था, कुछ तो था, पर ये श्रेया जब देखती है तो कुछ भी नहीं बोलती है। फिर वो यहाँ से चली जाती है और रात का टाइम ऐसे बीत जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो हमारी जोया रहती है वो इंडिया आ चुकी रहती है। अब जैसे वो इंडिया आती है तभी उसके मोबाइल पे वो मतलब ये बोल सकते हैं कि वो एयरपोर्ट पे ही रहती है। एयरपोर्ट पे उसको एकदम से कॉल आता है तो अपना फोन उठाती है और फोन उठा के अपनी मम्मी को फोन उठा के बोलती है कि हाँ जी। तो कहती हैं कि जोया बेटा, तो वो कहती है हाँ खाला बोलो ना क्या हुआ है आपको। तो वो कहती हैं कि हमें तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जूनी के साथ कुछ हुआ है, क्योंकि जूनी इतने दिन से फोन नहीं उठा रही है। 2 दिन हो गए, 2 दिन से हमने उनको 20 से 30 बार कॉल कर चुका है, वो हमारा फोन ही नहीं उठा रही है। ऐसा ऐसा आज तक उन्होंने कभी किया नहीं है। उनसे पूछो जरा कि क्या प्रॉब्लम है, उनकी तबीयत तो ठीक है ना, क्योंकि 2 दिन से तो आजकल उनकी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी और कुछ तो हुआ है ऐसा जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। क्या सोया बेटा, आप जाके पता कर सकते हो। तो आप अभी कहाँ पर हो? मतलब जहाँ पे तो मुझे पता है आप पायलट हो, इधर उधर आपका लोकेशन चेंज होते हैं, क्या आप हो? तो कहती है लकीली हम इंडिया में ही हैं खाला, हम आप जैसे बोलते हो हम वैसे ही फटाफट जाकर पता करते हैं, देखते हैं जूनी को क्या हुआ है। तो कहती तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया होगा कि अगर आप जाके ये पता करो। तभी क्रिस्टीना जो होती है वो जोया की तरफ देख के बोलते हैं hey, what happened? तो उसी तरफ देख के बोलती है कि हमारी जो कजन है जो आपको बताया था ना जूनी, तो कहती है कि हाँ हाँ हाँ, मतलब हमें पता है कि आपकी वो वीडियो कॉल पे हमसे बात करी थी। तो कहती है कि हाँ वो हमारी सगी बहन से भी ज्यादा है हमारे लिए। हमारी खाला का फोन आया था, वो हमें बता रही थी कि जूनी ने 2 दिन हो गए उनका फोन भी नहीं उठाया है। 3 से 4 मतलब उनको 10, 20, 30 कॉल भी वो कर चुकी हैं, बट वो फोन ही नहीं उठा रही है। तो कुछ तो गड़बड़ है और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी तो वगैरह। और शायद जूनी ने हमें भी कॉल किया होगा, बट हम तो कश्मीर में थे तो आपको पता है ना फोन नहीं लगता है। तो कहती है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? तो कहती कि हाँ बिल्कुल आप भी हमारे साथ चलिए। तो ये दोनों वहां पर कार लेते हैं, कार से मतलब कैब लेते हैं और कैब से डायरेक्ट जाते हैं जूनी के घर पे। जूनी के घर पे जाती हैं तो वो एकदम से वहां का वॉचमैन होता है, वो बोलता है आप कौन? तो वो बोलते हैं कि हमें जूनी से मिलना है और हम जूनी की सिस्टर है। तो कहते हैं कि और ये? तो कहती है कि हमारी बहन, ये हमारी फ्रेंड है, हमारी बहन से हमें मिलना है। तो वो वहां पर उसका पूरा का पूरा जो जैसे फॉर्मेलिटीज होती है रजिस्टर पे पूरा सब कुछ कराते हैं और बोलते हैं कि वो इस फ्लोर पर है। तो वो उस फ्लोर पे चली जाती है और वहां पे 2-3 बार घंटी बजाती है, तभी वो फोन ही नहीं उठा रही रहती, फोन ही नहीं उठा रही रहती। तभी वहां से तो वॉचमैन को बोलती हैं कि ये बाहर गई है क्या ये? तो कहते हैं कि पिछली बार भी ऐसी हुआ था मैडम कि ये ना शायद से सो जाती हैं तो बहुत गहरी नींद में सोती हैं और ये फोन नहीं उठाती है, इसलिए ना हमने ना एक स्पेयर की बनाकर रखी है इनके फ्लैट की। तो ये 2 की बनवाई थी उस समय मैम ने हमसे। तो कहती कौन सी मैम ने? तो कहती हैं कि इनकी एक दोस्त है श्रेया मैम करके, उन्होंने हमसे 2 स्पेयर की बनाई थी और एक बोला था कि एक मैं रखूंगी हमेशा से इस फ्लैट की और एक तुम रख लो, और लेकिन अगर कुछ भी चोरी वोरी हुआ तो उसकी जिम्मेदार तुम होगे। लेकिन हम रखना नहीं चाहते थे पर वो देकर गई तो हमने भी उनको मना कर दिया था। तो वो हंसते हुए बोलती है जूनी के घर में कुछ चोरी करने लायक ही नहीं है। तो कहते ये बात उन्होंने भी कह के दी थी, इसलिए दीजिए इससे मैं खोल देता हूँ। तो वो खोल देते हैं तो वो कहती है कि ठीक है बाकी मैं देख लूंगी। जैसे वो अंदर जाते हैं तो वहां पर जूनी जो रहती है वो ना, वो पहली बार इतनी हर्ट हो चुकी रहती है कि वो वहां पर ना चुप मुंह से ऐसी लेटी रहती है और उसको हाई फीवर रहता है, इतना हाई फीवर कि उसकी हालत इतना मतलब उसकी बॉडी टच करोगे ना आप ऐसे जल रही रहती है, इतना हाई फीवर रहता है। जब जोया देखती है तभी वो क्रिस्टीना को बोलती है कि इसको तो बहुत हाई फीवर है। तो क्रिस्टीना उसी तरफ देख के बोलती देन वी हैव टू गो टू द हॉस्पिटल बिकॉज दिस कांट बी हील इन द होम। आई कांट
वी कांट डू एनीथिंग, वी जस्ट वांट टू टेक हर टू हॉस्पिटल। तो फिर वो वहां से बोलती है कि ठीक है। तो जो क्रिस्टीना होती है वो भी काफी समझदार होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है। तो क्रिस्टीना भी वहां पर उनकी मदद करती है। लिफ्ट ओपन होती है, वो उसको लेकर जाती है नीचे की तरफ, वो लोग जाते हैं। वहां से वो उसे जो वॉचमैन होता है उसे बोलती है कि कैब लेकर आओ। तो कैब लेकर आता है, मतलब ऑटो टैक्सी वाला लाता है, उसके ऊपर बिठाते हैं। जो क्रिस्टीना होती है वो आगे बैठ जाती है, जोया और वो दोनों पीछे बैठते हैं। फिर वहां से हॉस्पिटल की तरफ निकलते हैं, फिर वहां डॉक्टर के पास जाते हैं। अब ये उसी हॉस्पिटल में लेके चले जाते हैं कि जिस हॉस्पिटल में पहले भी उसका ट्रीटमेंट हो चुका है। मतलब पहले भी उसको जब क्रियांशी के साथ जो हमारी श्रेया थी वो लेकर आई थी, उस समय भी इसको बुखार आया था, तो वो लेकर आती है। तो वो उसको देख के बोलते कि ये तो सुनी मैम है ना। तो तभी क्रिस्टीना बोलती है डू यू नो हर। तो वो कहते या इनसे पहले इनका ट्रीटमेंट मैंने ही किया था। तो क्रिस्टीना उसे बोलते देन प्लीज अगेन टू इट, शी इज नॉट वेल, शी हैविंग अ वेरी हाई फीवर। तो कहते हैं हाँ इनको बहुत हाई फीवर आता है, रुकिए मैं करती हूँ। तो वो यहाँ पर जाके उसका ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं और उसको मतलब हॉस्पिटल में लगाते हैं, उसको सलाइन देते हैं, उसको इंजेक्शन लगते हैं और उसे कहते हैं कि ये हाई फीवर नहीं है, बहुत सारा हाई फीवर है। और ये इतना हाई फीवर हो कैसे गया, जब नॉर्मली फीवर आ रहा था तभी आपको पता चलना चाहिए। इनकी बॉडी पूरी जल रही है। ये अगर आप थोड़ी और देरी कर देती, मतलब अगर आप 1 या 2 घंटे की देरी करते तो ये सारा बुखार इनके सर पे चढ़ना था। और सर पे अगर बुखार चढ़ता है तो एज यूजुअल आपको पता है कि वेन्स जो रहती है ब्रेन की वो डैमेज हो जाती है या फट जाती है, जिसकी वजह से इंसान की ऑन द स्पॉट डेथ भी हो सकती है। तो फीवर भी एक बहुत बड़ा इंसान के मरने का रीजन भी हो सकता है। तो आपको ये चीज समझनी चाहिए। इसलिए आपने को पता होगा कि हमेशा से सर पे पट्टी बांध के ठंडे पानी की पट्टी रखी जाती है कि फीवर उठते ऊपर तक ना चढ़े। तो आप लोगों को घर पे यही करना चाहिए था। तभी जोया डॉक्टर की तरफ देख के बोलती है गुस्ताखी माफी चाहती हूँ, बट हम तो बाहर थे, हम लोग तो अभी जस्ट आए हैं और मुझे मेरी खाला का फोन आया था कि ये 2 दिन से फोन नहीं उठा रही है। तो इस वजह से हमने जाकर देखा तो हमें पता चला कि इसकी इतनी ज्यादा तबीयत खराब है, हमें पहले से पता नहीं था। तो कहते कोई बात नहीं, ठीक है, इसका ट्रीटमेंट हो रहा है, इसको लेकिन समय लगेगा, आप लोग आराम से बैठिए। ये बोलकर वहां से जो श्रेया होती है उसके पास एक कॉल जाता है। तो श्रेया वहां पर फोन उठाती है और बोलती है हेलो। तो वो बोलते हैं कि मैं डॉक्टर खंडेलवाल बोल रहा हूँ। तो वो बोलते हैं कि हाँ डॉक्टर बोलिए ना। तो कहते हैं कि मैम आप जो पिछली बार जिस मैम को लेकर आए थे वो जूनी जो आपकी टॉप मॉडल है ना, इस बार वो एडमिट हुई है, उनको तो बहुत ज्यादा हाई फीवर है, बहुत ज्यादा। तो जैसी ये बात वो सुनती है वो कहती है कि इतना ज्यादा फीवर कैसे आया उसको। तो वो कहते हैं कि वो तो मुझे नहीं पता ना, मुझे तो कहते हैं उसको हॉस्पिटल कौन लेकर आया। तो कहते हैं कि वहां पर उनकी जो कजन्स है, शायद से सिस्टर लेकर आई है उनको। तो मैंने सोचा मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए, और अगर मैंने आपको इन्फॉर्म नहीं किया तो आप फिर बाद में आप मुझे बोलोगे इसलिए। तो कहती है कि नहीं नहीं डॉक्टर आपने बिल्कुल सही किया मुझे इन्फॉर्म करते हुए, मैं जस्ट अब भी आती हूँ देखने के लिए। और ऐसे कह के वो वहां से अपनी गाड़ी उठाती है। तभी वहां से पीए बोलते हैं आपने वो साइन कर दिया। तो कहती है हाँ वो डॉक्यूमेंट्स वहां रखे ऊपर देख लो, मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे बहुत जल्दी जाना है। और ऐसे कह के वो वहां से जाए थी। तभी वो पीए बोलते कि मैम, तो वो बोलती कि चलो मेरे साथ बैठो जल्दी से, तुम्हें जो कुछ भी बोलना है मुझे कार में बोल देना। तो वो उसको बिठा देती है। तभी वो बोलती है कि ऐसा ऐसा। तो कहती है कि तुम्हें पता है सुनी हॉस्पिटल में है। तो तभी पीए बोलते हैं कि क्या हुआ, जूनी हॉस्पिटल में कैसे और आपको कैसे पता। तो कहते मुझे हॉस्पिटल से डॉक्टर का फोन आया था, मैं 1-2 बार जब उसको फीवर हुआ है तो मैं हमेशा से उसको वहां पर लेकर गई थी, बट अभी उसको बहुत हाई फीवर है। तो वो कहते हैं कि तभी जूनी की तरफ जूनी का ख्याल रखते हुए पीए बोलती है बेचारी नन्ही सी बच्ची, छोटा सा दिमाग में इतना प्रेशर दोगे, उसे इतना गंदा गंदा कहोगे तो ये तो होना ही था। दिल की साफ लड़कियों को ना, जो लोग ऐसी हरकतें करती है ना वो खुद अपनी बीमार नहीं पड़ती हैं। और जो लड़कियां ऐसी होती है ना कि मतलब दूसरों से रिवेंज लेती हैं, वो खुद का अच्छा करके ही होती है। अगर जूनी को फर्क नहीं पड़ता, अगर वो उसने ये पैसों के लिए किया होता या किसी के साथ भी किया होता तो वो अभी तक तो कहीं और होती, अपनी तबीयत खराब करके ऐसे मरने जैसी सिचुएशन में नहीं होती है। तो तभी यहाँ से जो हमारी श्रेया रहती है वो बोलती है मुझे भी ऐसा लगता है
कि अब कि जूनी ने ये सारी हरकतें नहीं किया होगा, उसे शायद से किसी ने मोहरा बनाया हुआ है। तो वो कहती हैं कि अभी क्या करना है? तो कहती हैं कि मुझे शक अनामिका पे है। आज मैंने अनामिका को राजीव के साथ देखा था। तो कहते राजीव मल्होत्रा वो जो बहुत ज्यादा हायर डिजाइनर है। तो कहती है कि हाँ। तो क्या तुम पता लगवाओगी मेरे लिए कि ये सब चीजें क्या है? तो वो कहती है कि मैम मतलब कैसे पता लगाना है? तो कहती है कि तुमने मुझे उस दिन बताया था ना कि इंटरनेशनल प्रेस कॉम्पिटिशन्स में तुम्हारा बहुत बड़ा तुम्हारा दोस्त वहां पर एज अ सिक्योरिटी मैनेजमेंट करता है, जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में है। तो कहती है कि हाँ, मेरा दोस्त राहुल वहीं पर है। तो कहती है कि हाँ, तो राहुल से मुझे मिलना है और मुझे सब चीजें पता करनी है। तो वो कहती है ठीक है मैम, मैं पूरा तैयार करवा दूंगी। तो फिर उतनी देर में ये लोग बात करते करते गाड़ी रोकती है, कहती है कि चलो हॉस्पिटल आ गया, उतरो। तो वो वहां पर ना दोनों वहां से उतरते और भागते हुए जाते। तो सुनी की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और वो ऊपर एडमिट रहती है। तो वहां पर ना जब श्रेया पहुंचती है तो श्रेया बोलती है हाय। तो वहां पर जोया उसे बोलती है हेलो, आप कौन? तो कहती है मैं श्रेया हूँ। तो वो कहती है कि ओ, तो आप हैं श्रेया। इससे इतना फीवर कैसे आया है, कुछ आप बता सकती हैं कि इतनी तबीयत कैसे खराब हुई है? तो श्रेया बोलती है मुझे खुद नहीं पता, मैं तो खुद आपसे पूछने आई थी। तो वो कहते हैं कि हमें नहीं पता है और क्या हुआ है इस 2 दिन में मुझे भी नहीं पता, क्योंकि सुनी ने 2 दिन से अपनी अम्मी का कॉल नहीं उठाया है। अपनी अम्मी से तक 2 दिन हो गए उसने बात नहीं करी है। और इतना फीवर तो अक्सर उसे तभी आता है कि जब वो टेंशन लेती है या वो बहुत ज्यादा वरीड होती है। तो कुछ हुआ था क्या? हमसे झूठ मत बोलिएगा। तो तभी श्रेया बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक तो हो जाएगी ना। वो उसके पास जाती है श्रेया, उसके सर पे हाथ फेरती है और उसकी बॉडी को टच करती है। तो उसे पता चलता है इतना हाई डोज का फीवर है। तभी वो मिस्टर खंडेलवाल को बुलाती है और कहती है कि रिपोर्ट्स क्या है? तो कहते हैं कि रिपोर्ट्स तो अभी टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा है। मैंने उनका ब्लड सैंपल लिया है चेक करने के लिए कि और कुछ तो नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तभी वो कहती है कि डॉक्टर, बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर को बुलाया जाए, जो ट्रीटमेंट होता है उन सबका मैं खर्चा उठाने के लिए तैयार हूँ, बट शी विल बी हैव टू बी फाइन। तो कहते हैं कि श्योर मैम, आपकी टॉप मॉडल है, ऑफ कोर्स किया जाएगा। और ऐसे बोलते हैं। तभी वहां से जोया बोलती है एक तरफ आप इसके लिए इतना अच्छा बिहेवियर करती हैं और एक तरफ कहीं ना कहीं आपने इसको हर्ट किया है। तो आप मुझे बताएंगी कि क्या हुआ है? जोया जाती है श्रेया के साथ और सुनी के बारे में सब कुछ पूछती है। तभी वहां पर श्रेया उसे सब कुछ बताती है। तो तभी जोया श्रेया की तरफ देखते हुए बोलती है कि आपको ऐसा लगता है कि हमारी बहन ने आपके साथ इस तरीके की हरकत करी है? तो वो कहती है कि सारे सबूत और गवाह के हिसाब से तो यही लगता है कि आपकी बहन ने ही ये सब किया है। और श्रेया भी मतलब आंखें डालकर बात करती है। तो वो कहती है शायद आप ये नहीं जानते हैं कि सुनी आपको बहुत कुछ मानती है। जो लड़की हमसे आप ही के बारे में बात करती है, आप ही के बारे में बताती है कि पहले मैं श्रेया मैम को खड़ूस समझती थी, जो इस तरीके की हरकतें करने वालों में से है, जो ऐसी है वगैरह, पर आज मुझे ऐसा लगता है अक्का कि वो बहुत अच्छी हैं और वो जो करना चाहती है वो कोकोनट की तरह है, ऊपर से सख्त अंदर से नरम। जो लड़की आपको इतना मानती है, आपके बारे में दिन रात बात करती है, आपको लगता है कि वो आपके साथ इस तरीके की हरकत करेगी? तभी श्रेया कहती है सच बोले जोया, उस समय हम बहुत ज्यादा गुस्सा में थे, हमें समझ में नहीं आया कि हमें क्या करना चाहिए। हम अपने गुस्से में बहुत कुछ ऐसे वर्ड उनको कह दिए, शायद से उनको उस बात का बहुत ज्यादा दुख हो गया है और मुझे लगता है कि उसी वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई है। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि सुनी ने ये सब हरकतें नहीं करी होगी, अब सुनी को किसी ने फंसाया गया है और मैं भी वो चीज फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही हूँ। थोड़ा समय लग जाएगा बट हो जाएगा। जोया कहती है ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे आप करो, क्योंकि हम आपके और जूनी के रिलेशन के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो तभी श्रेया बोलती है हमारे बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। मैंने रिलेशन कहा, रिलेशनशिप नहीं कहा। रिलेशनशिप मीन्स कपल हो जाते हैं, पर रिलेशंस मीन्स होते हैं एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का।
मैंने तो सिर्फ इतना कहा था, आप इतना ज्यादा क्यों दबाव डालते हो, कहना चाह रही हैं। श्रेया बोलती है आप उसका ख्याल रखिए, जो भी पैसा वगैरह जो भी कुछ होगा मैं सब कुछ उठाने के लिए तैयार हूँ। तभी यहाँ पे जोया कहती है शायद आप आज भी अपने पैसों के गुरूर में ही हैं और आपको लगता है कि आप जो पैसों से सबको खरीद सकती हैं, बट हालांकि ऐसा होता नहीं है। हम सब कुछ हैंडल खुद कर लेंगे, जरूरत नहीं है। और ये बोलकर वो वहां पर फोन उसे बोलते है कि खुदा हाफिज, और ऐसे करके वो वहां से चली जाती है। तो फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।